हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आज वो मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं। आपका सिर्फ इतना सा कार्य है कि आप इनको अच्छे से लिखें, सुने और समझें। प्यारे विद्यार्थियों, विश्वास कीजिए इस अध्याय में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बन सकते हैं वो सब के सब मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा, वो चाहे 1 नंबर के हों चाहे बड़े से बड़े 6 नंबर के हों। तो जल्दी से आप प्रश्नों को देखें और समझें। चलिए भाई शुरू करते हैं अपने बच्चों के लिए जल्दी जल्दी से। पहला क्वेश्चन दिया है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ, इसका नाम व सूत्र लिखिए। तो चलिए, वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि सर्वप्रथम किस यौगिक का निर्माण हुआ था, यूरिया। और सूत्र की बात करेंगे तो लिखेंगे हम सब NH2CONH2। ठीक है, तो ये रहा आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे की बात करेंगे, कहा जा रहा है आपसे एथिल अल्कोहल के दो प्रमुख उपयोग में एक उपयोग बड़ा डेंजरस है, क्योंकि सभी कहीं ना कहीं इसका इस्तेमाल कर ही लेते हैं, कभी दुख में कभी सुख में। तो नंबर 1 पहला उपयोग क्या लिखेंगे, शराब में, समझ गए ना, शराब में मुख्य घटक के रूप में, शराब में मुख्य घटक के रूप में इसका इस्तेमाल तो लोग कर ही लेते हैं कभी ना कभी धोखे से, लेकिन मेरे बच्चे नहीं कर सकते क्योंकि वो समझदार है ना। और दूसरा उपयोग क्या लिखेंगे बेटा, विलायक के रूप में। ये हो गई बात। नंबर 3 बोला जा रहा है श्रृंखलन किसे कहते हैं। तो कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके, है ना, कार्बन परमाणु आपस में संयोग करके जुड़ते हैं और इसी क्षमता को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, श्रृंखलन। क्या कहते हैं, श्रृंखलन। ओके, इसी क्षमता को श्रृंखलन कहते हैं। नोट करते रहिए अच्छे से। तो कार्बन परमाणु आपस में संयोग करने की क्षमता रखते हैं, एक बड़े से बड़े कंपाउंड को बनाते हैं, यौगिक को बनाते हैं, तो आपस में संयोग करके जुड़ते हैं और इसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अच्छे से नोट करते रहिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां दिया है एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाने की विधि बताइए। एथिल अल्कोहल अर्थात एथेनॉल, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे बच्चों, इसका लिखेंगे एथिल अल्कोहल। ये देखिए यहां पर CH3 CH2OH, ये तो हो गया फार्मूला। इसका ऑक्सीकरण करने का मतलब है, पहली बात तो कोई उत्प्रेरक होगा, तो यहां पर पोटेशियम परमैंगनेट उत्प्रेरक ले लेते हैं। तो एथिल अल्कोहल का हम क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कर देंगे। और ऑक्सीकरण का आपको मतलब पता है, जहां ऑक्सीजन का संयोग हो और हाइड्रोजन क्या करे, उस यौगिक से बाहर हो जाए। तो यहां ऑक्सीकरण में ये OH आपका पूरा सेफ रहेगा, ये OH क्या रहेगा, पूरा सेफ रहेगा। सिर्फ आपको करना है क्या, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वहां से हाइड्रोजन को आप निकाल दीजिए। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे अगर, तो यहां होगा CH3, C को C लिख दीजिए, यहां पर H2 निकला और O जुड़ा, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर रहा है, ऑक्सीकृत करा रहा है। तो यहां पर हो जाएगा O, और जो आपका OH सेफ था वो OH सेफ रहेगा। तो एक बना क्या, एथेनोइक अम्ल, रॉन्ग हो गया, एथेनोइक अम्ल, है ना। तो ये क्या बनेगा, एथेनोइक अम्ल बन गया। कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं, इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा, ऐसा ना हो कि कोई मात्रा पाई लगता हुआ नजर आए आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका एथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया ऑक्सीकृत करने के लिए समीकरण आपने कैसे दिया, समझा दिया, हो गया, क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। एथेनोइक अम्ल के ऑक्सीकरण से एथेनोइक अम्ल बनाना, तो एथेनोइक अम्ल ये है, आपने ऑक्सीकृत कराया पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, एसिटिक अम्ल के 2 उपयोग लिखिए। तो सबसे पहला उपयोग तो आप सीधा आप लिख सकते हैं, ये
एस्टर बनाने में, क्या लिख सकते हैं, एस्टर के निर्माण में, एस्टर के निर्माण में। और दूसरा आपको पता है अच्छा वाला, कृत्रिम सिरका बनाने में, याद आया, अचार में प्रयोग किया जाता है, सिरका बनाने में, जिसको आप विनेगर कहते हैं। अरे चाउमीन वगैरह खाते हैं, यही तो खाते हैं जल्दी जल्दी से जो बन जाता है ना, सिरका। अच्छा, तीसरा उपयोग भी आप लिख सकते हो, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एकदम आए पड़े हैं, एकदम 100% लिख के ले लो। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको आज बताने वाला हूं सब के सब आए पड़ेंगे, पक्का कह रहा हूं, देख लेना कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा आपको। तो लिख लिया, 2 उपयोग था, 3 उपयोग कर लिए हम लोग, 1 2 3, 2 कोई भी तैयार कर लो अच्छे से। फिर नेक्स्ट है साबुन क्या है, किसी एक साबुन का रासायनिक सूत्र व नाम लिखिए। साबुन क्या है बच्चों, साबुन वही है जिसको बच्चे हमारे इस्तेमाल करते हैं, सर जी हमारे इस्तेमाल करते हैं। तो साबुन आप कहेंगे उच्च अणुभार वाले, साबुन क्या है बच्चों, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं, क्षारीय भी लवण भी है ना, क्षारीय लवण होते हैं। क्लियर है बच्चों, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। और रही बात एक साबुन का रासायनिक सूत्र, तो लिखेंगे 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 क्या लिख देंगे जल्दी से, लिखेंगे बच्चों C17H35 COO। अब यहां पर आप Na भी लिख सकते हैं, या फिर यहां पे आप लिख सकते हैं पोटेशियम, या ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, या फिर क्या लिख सकते हैं पोटेशियम। और अगर सोडियम लिखेंगे तो इसका नाम क्या लिख देंगे, इसका नाम बच्चों लिख देंगे, नाम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम स्टीयरेट। क्या लिखेंगे, सोडियम एस्टीए, ओहो सोडियम स्टीयरेट। क्लियर, सोडियम स्टीयरेट सबको दिख रहा है स्क्रीन पर, ओके, बहुत अच्छा ही दिख रहा होगा। तो क्या हो गया, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं C17H35COO या फिर C17H35COO ओके है ना। तो सोडियम स्टीयरेट के बजाय क्या लिख देंगे, पोटेशियम स्टीयरेट, अगर ओके आपने लगाया तो। क्लियर है, लिखते चलिए अच्छे से। कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, कार्बनिक यौगिकों में योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। तो योगात्मक अभिक्रिया क्या है बच्चों, योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है कि पदार्थ आपस में जुड़ करके सिर्फ एक यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक यौगिक का क्या कर लेंगे, निर्माण कर लेंगे, एक यौगिक का निर्माण कर लेंगे। वैसे लेंगे, ओहो लेंगे नहीं, लेते हैं, लिखते ना, निर्माण लेते भी नहीं, करते हैं, ठीक, निर्माण करते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा योगात्मक अभिक्रिया, ठीक। पदार्थ आपस में संयोग करके केवल एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इस विधि को, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे। वैसे हम सोच रहे थे लाइव आने के लिए, पर विद्यार्थी अगर कमेंट में बताएं कि किस चैप्टर को पहले लेकर के आऊं मैं लाइव में, अगर ये क्लास 10th के बच्चे देख रहे हैं तो, या फिर 12th के भी विद्यार्थी देख रहे हैं तो वो भी बता सकते हैं कि मैं कौन सी क्लास को आपको लाइव लेकर के सबसे पहले आऊं, जहां डाउट हो आपको। इस अध्याय में मैं आपको IUPAC भी लास्ट में बताऊंगा, लेकिन अगर आप कमेंट में कहें
कि सर मुझे IUPAC की सेपरेट वीडियो चाहिए, स्पेशल एक वीडियो बनाइए जिसमें आप IUPAC समझाएं अच्छे से, तो मैं वो लेकर के आ जाऊंगा, पर आप कमेंट करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण पर टिप्पणी लिखिए। एस्टरीकरण क्या है? एस्टर बनाने की विधि को या क्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं, लेकिन बनेगा कैसे उसको बेहतर से लिखना पड़ेगा ना। तो आप लिखेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल है ना, एसिटिक अम्ल, अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 क्या है? हाइड्रोजन सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल से या फिर एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से, एथिल एल्कोहल से संयोग करके, जुड़ करके, संयोग करके या फिर अभिक्रिया करके, संयोग करके क्या बना लेते हैं बच्चों? संयोग करके एस्टर, संयोग करके एस्टर बनाने की विधि को, राइट, विधि को एस्टरीकरण कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। डन डना डन, सुनाई दे रहा है बच्चों को, दिखाई दे रहा है बच्चों को, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है सर जी, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। देखो ध्यान से, कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है बच्चों अगर मैं टॉपिक से हट करके कुछ और बात करने लग जाऊं। तो थोड़ा सा समझ करके पहले हम लोग टॉपिक को क्लियर करते हैं, फिर हंसी मजाक मस्ती बाद में करते हैं, राइट। क्योंकि परीक्षा सर पे है, तांडव कर रही है, तो उसका समाधान भी निकालना है। क्योंकि रिजल्ट आने के बाद फिर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उसका बदलाव नहीं हो सकता, इसलिए थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के क्लास को अच्छे से करते रहिए। तो एसिटिक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से संयोग करके एस्टर बनाने की विधि को क्या कहते हैं? एस्टरीकरण कहते हैं। ठीक, सूत्र लिखेंगे अगर तो सूत्र आप लिख सकते हैं यहाँ पर CH3COOH, ये हो गया आपका क्या? ये हो गया आपका एसिटिक अम्ल, और ये हो गया आपका क्या बच्चों? एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करेंगे तो यहाँ लिखिए आप H2SO4, क्या लिख दीजिए? H2SO4। क्लियर है ना? ये उत्प्रेरक है, इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया हो जाती है ना। तो आप जब अभिक्रिया कराएंगे तो करना कुछ नहीं है, यहां से इस हाइड्रोजन को क्या कर दे? निकाल दें। हाइड्रोजन को क्या कर दे? इस वाले को, इस वाले हाइड्रोजन को यहां से आप निकाल दीजिए, और यहां से इस एल्किल को यहीं लाके आप क्या कर दे? हाइड्रोजन के स्थान पे जोड़ दीजिए। जोड़ पाएंगे? जब आप जोड़ पाएंगे तो बस कंपाउंड आपका बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है आपको। सबसे आसान रिएक्शन है CH3COO। तो इतना क्लियर है। H हटाया, एल्किल जोड़ा, तो एल्किल में कौन है? एथिल। तो ये हो गया आपका एस्टर। अच्छा, क्या बच रहा है बच्चों? क्या बच रहा है? जल्दी बताओ। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। देखो OH और H के संयोग से क्या बनता है? वाटर, पानी। ये लो पानी। ओके डन। तो ये हो गया आपका क्या? एस्टरीकरण पे टिप्पणी। इतना लिख के आना है, गजब का नंबर पाना है, और फिर हमको बताना है। ये सारी हो गई क्या? सारी हो गई, सारी हो गई। मिसेल पर टिप्पणी लिखिए। मिसेल, 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 मिसेल। मिसेल क्या है बच्चों? मिसेल प्रक्रिया है ना। मिसेल प्रक्रिया है, क्या है? साबुन में मिसेल प्रक्रिया होती है जिससे कि हमारे कपड़े साफ हो जाते हैं, दूध सी सफेदी निरमा से आए, रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए। सबकी पसंद, सबकी पसंद। कमेंट में बताइए क्या। तो मिसेल क्या है बच्चों? हमें पता है साबुन क्या होते हैं। साबुन क्या होते हैं? साबुन उच्च अणुभार वाले, अभी भी समझाया था, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के, कार्बोक्सिलिक अम्ल के। तो यहां साबुन की परिभाषा नहीं लिख रहा हूं, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐड कर लेता हूं ऐसे, है ना। साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं, है ना, लवण होते हैं। इसमें
क्या चीज, इसमें वसा या वसी भाग तैलीय भाग से तथा आयनिक भाग जल से घुलते हैं जिससे एक संरचना तैयार होती है, जिससे एक संरचना तैयार होती अभी मैं फिगर बना रहा हूं ना, एकदम समझ में आएगी, होती है, जिसे मिसेल कहते हैं। ओके, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मिसेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, मिसेल कहते हैं। भाई साबुन क्या है, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के लवण होते हैं, है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। एक शब्द और थोड़ा सा जोड़ देता हूं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्या होते हैं, अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। यहां लिख देते हैं क्षारीय, तो क्या है, लो भैया फिर से एक गलती, छोटी छोटी गलती, तो क्या है, क्षारीय लवण होते हैं। ये देखो डिजाइन में साफ हो गया, क्या बात है। तो साबुन क्या है, उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के क्षारीय लवण होते हैं। इसमें वसी भाग तैलीय भाग से तथा आयनिक भाग जल में क्या करते हैं बच्चों, घुलते हैं, जिससे एक संरचना तैयार होती है, जिसे मिसेल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। तो इस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, कपड़े साफ हो जाते हैं। अब अगर थोड़ा सा इसके ऊपर की बात की जाए, थोड़ा सा और बढ़ाया जाए इसको, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है, मैल है ना, और मैल होती कैसे है, तैलीय होती है। मैल कैसे होती है बच्चों, मैल होती है तैलीय। मैल कोई भी मैल हो, वो होती है तैलीय। क्लियर, मैल होती है तैलीय, है ना, मैल कैसी होती है, तैलीय होती है। अब हमें पता है साबुन का फार्मूला है C17। हमारे साबुन का फार्मूला क्या बच्चों, अभी भी पीछे हमने पढ़ाया था आपको कि C17H35COON। क्लियर है ना। अब यहां पर आयनिक भाग में ये हमारा सोडियम है, और ये क्या है आपका स्टीरेट वाला भाग है। तो ये क्या है, वसीय। ये क्या होता है, वसीय है। ये क्या है, वसीय है। और ये क्या है, हमारा आयनिक भाग है। क्या है, आयनिक भाग है। ये हमारा आयनिक भाग है। तो केमिस्ट्री का एक रूल है, समान समान को घोलता है। केमिस्ट्री का एक नियम क्या है, समान समान को घोलता है। केमिस्ट्री का एक रूल क्या है, यहां मैं चुपके से लिख देता हूं, समान समान को घोलता है। ये समझाने के लिए बता रहा हूं, समान समान को घोलता है। समान समान को घोलता है, ये दिमाग में आप बसा लीजिए। कक्षा 12 का एक चैप्टर है विलयन, जहां पर इसके बारे में थोड़ी सी बात की गई है। विलयन वाले चैप्टर में आप आ जाओगे विलयन में, तो स्वागत है आप सभी का, वहां धुआंधार एकदम गर्दा उड़ा देंगे की। तो क्या है बेटा, इतना आप समझ पाए हो अभी। तो अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं अपना, यहाँ पे एक सुंदर सुंदर वाला। नहीं तो एक काम करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट लिखने में मजा नहीं आएगा। फिर हमारे बच्चे कहेंगे सर समझ में नहीं आ रहा है सर। यहां देखिए, तो अब हम बनाते हैं मैल। क्या बनाते हैं, ये रही मैल, समझना बच्चे से। ये क्या है, मैल, जो कि तैलीय है। कैसी है, तैलीय। अब यहां पर अगर इसकी बात किया जाए, तो इसको हम दिखाएंगे कुछ इस रूप में, ये आएगी। ये क्या है, हमारा वसा वाला भाग है साबुन का, वसा वाला भाग है, क्योंकि मैल मैल से रिएक्शन करेगा, अर्थात वसा वसा से करेगा ना। मैल मैल मतलब कि समान समान को घोलता है। ये वसा वाला भाग है। मैल कैसे है, तैलीय है। तो तैलीय भी क्या हुआ, वसा का ही तो भाग हुआ, और आयनिक वाला आयनिक है, तभी हम दिखाते हैं ना आपको अच्छे से। तो ये मैल क्या है, आपका वसी वाला भाग है। ये साबुन का वसी भाग है। तो मैल भी तैलीय और वसा मतलब वो भी तैलीय। तो दोनों एक दूसरे से क्या कर लिए हैं, संपर्क में आ गए हैं, रिएक्शन कर लिए हैं, जुड़ गए हैं। और यहां पर शीर्ष पर होता है सोडियम। क्या होता है यहां पर शीर्ष पर, यहां होता है सोडियम। तो ये रहा आपका सोडियम। क्लियर। तो यहां पर जो संरचना बनते हुए देख रहे हो, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्या,
मिसेल संरचना, इसे ही मिसेल संरचना कहते हैं। नीचे आप मेंशन कर देना मिसेल, क्या कर देंगे आप, मिसेल, यहां लिखिए मिसेल, ठीक, ये मिसेल की संरचना है। अब होगा क्या, हमें पता है हम पानी में ही तो धुलते हैं चीजों को, पानी में ही तो धुलते हैं ना, तो ये हो गया पानी वाला भाग। अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, कैसे सफाई हो जाती है आपको पता चल जाएगा कि कपड़ा साफ कैसे होता है। तो ये है आयनिक भाग, ये क्या है, ये भी हमारा आयनिक भाग है। अभी मैंने बताया आपको कि समान समान को घोलता है, क्लियर। तो ये आयनिक भाग, ये आयनिक भाग, तो ये अट्रैक्ट होगा किससे, पानी से, समझते रहना अच्छे से, ये मैं आपके लिए बता रहा हूं अच्छे से। ये हो गया पानी से अट्रैक्ट होगा कौन, सोडियम। सोडियम किससे जुड़ा है, साबुन के वसा वाले भाग से, तो ये सोडियम से अट्रैक्ट होगा। चलते रहना अच्छे, समझते रहना। और फिर मैल किससे जुड़ा है, वसा वाले भाग से, तो मैल किससे अट्रैक्ट होगा, मैल अट्रैक्ट होगा अपने साबुन वाले वसा वाले भाग से। अब आप बताइए कपड़े में मैल है, मैल कहाँ है आपका, ये कपड़े में है। अब ये कपड़े में है, ये आपका कपड़ा है, ये क्या है, कपड़ा। इतना अच्छा कपड़ा भैया, हमसे कपड़ा जो बनेगा वो इतना अच्छा ही बन पाएगा, रियल, क्लियर। ये कपड़ा है, ठीक, ये क्या है, कपड़ा है, लो। अब इतना अच्छा कपड़ा ही मुझसे बन पाएगा, ये हो गया कपड़ा। अब ध्यान देना, तो ये मैल को जब ये वसा वाला भाग खींचेगा, सोडियम खींच रहा है उसको, सोडियम पानी से खींच रहा है ना, पानी खींच रहा है सोडियम को, सोडियम खींच रहा है किसको, वसा वाले भाग को, वसा वाला भाग खींच रहा है मैल को। तो कपड़े से ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, खिंच जाएंगी, और कपड़ा अपना क्या हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा। इसी को मिसेल संरचना कहते हैं, और इससे सफाई हो जाती है कपड़े की। समझ में आया बच्चों को, अच्छे से देख लीजिए। हाँ जी, ये छोटा होगा क्या, ओ हो, छोटा तो हो गया, छोटा तो हो गया। हाँ, अब आप देख सकते हो सारी परिभाषाएं और एग्जाम्पल अपना साथ में लिखा है, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, शायद दिखता रहे आपको। चलो, हो गया क्लियर, इतना दिख रहा होगा आपको, ओके डन। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर बात किया गया है कि क्या होता है जब केवल समीकरण या केवल अभिक्रियाओं के समीकरण हमें दीजिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज को तैयार करना, बच्चे इसको मिस करके चले जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, तैयारी नहीं करते ठीक से, और इसी से हो जाती है दिक्कत। तो आपको हर एक जगह से, चाहे वो एक एक नंबर का हो, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो, तो मैं कहता हूं छोटे से छोटे नंबर को भी क्या करिए, कवर करके चलिए। क्योंकि अगर आप 5 क्वेश्चन को ऐसे मिस कर देते हैं तो 5 नंबर आपका बर्बाद हो गया। तो लगभग 1% कक्षा 10 के विद्यार्थियों का बर्बाद हो रहा है हमारे। तो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, तो सबका रिएक्शन लिखना है बस। तो एथेनॉल अभी सबसे पहले कहीं करा के आया हूं, पर अभी याद हो जाएगा। तो ये रहा आपका एथेनोइक अम्ल, दिख रहा है। और एथेनॉल को कराना है तो यहां लिख दीजिए C2H5OH, शराब वाली बात। क्या कराते हैं भैया, अभिक्रिया कराते हैं। तो यहां पर ले लीजिए पहली बात तो सांद्र H2SO4, क्या लीजिए, सांद्र H2SO4 ले लिया आपने उत्प्रेरक के तौर पर। करना कुछ नहीं, अभी बताया था मैंने आपको कि आपको सीधा क्या करना है, आपको क्या करना है बच्चों, यहां पर इस हाइड्रोजन को हटाना है, किसके द्वारा, इस एल्किल के द्वारा, एथिल के द्वारा। ये आएगा हाइड्रोजन को हटा देगा, तो बहुत आसानी से रिएक्शन आपको याद हो जाएगा, CH3COO C2H5, क्लियर है। प्लस OH क्या करेगा, H से अभिक्रिया करके बना लेगा वाटर, पानी, बन गया, हो गया, तैयार हो गया। एथेनॉल को सांद्र, दूसरा क्वेश्चन, एथेनॉल को सांद्र H2SO4 के आधिक्य में 160 से 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। तो बच्चों देखो रिएक्शन, एथेनॉल का सूत्र क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 बॉन्ड OH, क्या देगा, OH। और यहां पर टेम्परेचर कितना है, 160 से 170 डिग्री सेल्सियस। ये सब रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि लिख के ले लो, कहीं ना कहीं दिख जरूर जाएगा। और ये भी नहीं कह रहा कि कुछ चेंज होगा, सेम दिखेगा, सेम जो आप पढ़ रहे हो वही सेम जाके वहीं मिल जाएगा। तो क्या करना है, हीट करना है, तो कुछ करना नहीं, निर्जलीकरण कहते हैं इस विधि को, क्या कहते हैं, निर्जलीकरण, मतलब बिना पानी के। तो करना कुछ नहीं है, इस कार्बन से आपको सिर्फ क्या लेना है, OH, इस कार्बन से आपको क्या लेना है, सिर्फ OH। और अगले वाले कार्बन से आपको सिर्फ क्या लेना है, H। यहां से क्या निकलेगा, H निकलेगा, यहां से क्या निकलेगा बच्चों, H निकलेगा। तो ध्यान देना, होगा क्या, होगा क्या, तो ये CH2 बनेगा, ये क्या बनेगा, CH2, क्योंकि वहां से क्या निकला है, हाइड्रोजन, यहां ये CH2 हो जाएगा, और इस CH2 से OH निकलेगा, तो CH2 बेचारा CH2 ही रहेगा, बोलो CH2 ही रहेगा। अब ध्यान देना, यहां से एक हाइड्रोजन के निकलने से एक बॉन्ड वहां पर कार्बन पे क्या हो गया, फ्री हो गया, और इसके CH2 के पास से OH निकलने से यहां पे एक बॉन्ड फ्री हो गया। तो दोनों का, इसका भी एक बॉन्ड, उसका भी एक बॉन्ड, दोनों का फ्री हो गया। तो दोनों आपस में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे, तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। एक बॉन्ड यहां पहले से था,
तो ये बन गया क्या, एल्कीन। क्या बन गया, एल्कीन। और एल्कीन में इसको क्या लिख सकते हो आप, एथीन, है ना। कंपाउंड का नाम क्या है, एथीन। किस ग्रुप का है, एल्कीन ग्रुप का है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, ये डबल बॉन्ड है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं। और इसका नाम अगर लिख दिया जाए एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल, इसे क्या लिख देंगे हम सब, एथेनोइक अम्ल। क्लियर, सबका नाम लिखते चलिए, अच्छे से समझते रहिए। एथेनोइक अम्ल, इन्हीं क्वेश्चन को तैयार करना है और कुछ करना ही नहीं है आपको। आप मेरे भरोसे बैठ जाओ, मैं विश्वास से कहता हूं कि बोर्ड एग्जाम में क्लियर होगा होगा होगा, पक्का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एथेनॉल की अभिक्रिया सोडियम के साथ कराते हैं। तो एथेनॉल की अभिक्रिया अगर हम सोडियम से कराएंगे तो क्या होगा, समझना। यहां पर बहुत मजेदार रिएक्शन है ये, कक्षा 12 में इसको पूछा जाता है। कक्षा 12 की बात इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आने वाले टाइम में आप समझ पाओ कि हाँ कभी मैंने चर्चा किया था। वहां पर एक टॉपिक का नाम है कि एथेनॉल की रासायनिक अभिक्रिया, ऐसे करके आएगा, जिसमें ये सोडियम से रिएक्शन कराने का मतलब होता है एथेनॉल अम्लीय प्रकृति का है, ये प्रूफ होता है। तो वहां की बात हो या फिर यहां पढ़ रहे हो, बात तो वही होगी ना, कंपाउंड अपना क्वालिटी थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो सोडियम से कराएंगे तो यहां पर Na लिख देंगे, ठीक है ना। तो एथेनॉल यही तो है, एथेनॉल जिसे एथिल अल्कोहल कहते हो आप। अब सोडियम से रिएक्शन करेगा तो इसको पहली बात तो आगे 2 लगा लीजिए ताकि रिएक्शन हम लोग कर पाए ठीक से। तो यहां पर आप क्या करेंगे, सोडियम को लाएंगे, इस सोडियम को लाएंगे और इस हाइड्रोजन को यहां से निकाल देंगे, क्योंकि एथेनॉल अम्लीय प्रकृति शो करता है। और अम्लीय प्रकृति शो करने का मतलब हुआ, कोई भी अम्ल जब भी रिएक्शन करता है धातु से तो हाइड्रोजन गैस उसमें से निकलती है, और हाइड्रोजन गैस निकले H2 निकलता हुआ यहां दिखे, इसलिए मैंने आगे 2 लगा लिया। और एक Na एक ही हाइड्रोजन निकाल सकता है, इसलिए 2 Na को लिया ताकि H2 निकले, राइट। तो कुछ करना नहीं है, यहां पर 2 Na है, आप उठा के यहां लगा दो, आगे 2 लगा ही है तो Na कितनी बार हो जाएगा, 2 बार होगा ही होगा वो। तो यहां पर आप लिखिए CH3 CH2 और यहां पर लिखिए ONA। क्या लिख दिया, ONA। बॉन्ड लगाना चाहो तो लगा सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है कि आप दिखाओ ही तभी सही माना जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो गया। अब यहां से क्या निकला, हाइड्रोजन गैस निकला। क्या निकला बच्चों, हाइड्रोजन गैस निकला। तो ये आपका हो गया रिएक्शन कि एथिल अल्कोहल को हम क्या करेंगे, सोडियम साथ में अभिक्रिया कराएंगे। इसका नाम क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड, सोडियम एथॉक्साइड, ठीक है, सोडियम एथॉक्साइड। डन डनाडन, कोई समस्या बच्चों को हमारे हो ही नहीं सकती, मैं हूं ना। तो मेथेन को, अगला क्वेश्चन देखें, चौथा क्वेश्चन देखें। मेथेन को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन गैस में मिलाते हैं। तो मेथेन क्या है, मेथेन है CH4, क्लोरीन गैस क्या है Cl2। अभिक्रिया कराएंगे तो सूर्य का प्रकाश कैसे दिखाते हैं, या तो सूर्य का प्रकाश लिख दो, या तो इसको बोलते हैं Hν। ये फोटान है, क्या है, फोटान। तो सूर्य के प्रकाश में ऐसा माना गया है कि फोटान होते हैं, गुच्छों के रूप में, जिनमें ऊर्जाएं मौजूद होती हैं, वही ऊर्जा के गुच्छों को ही फोटान बोला जाता है। तो आगे कभी पढ़ोगे आप। तो ये क्या हो गया, मेथेन, ये हो गया आपका क्लोरीन। क्योंकि इनका नाम लिखा है इसलिए लिखता नहीं मैं। तो अभिक्रिया कराएंगे तो होना कुछ नहीं, आपको पता है ये एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्लोरीन जाएगा, मेथेन के एक हाइड्रोजन को हटा देगा। तो हटाएगा तो क्या बनेगा, यहां लिखेंगे CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन हट गया और उसके स्थान पे आया कौन, Cl प्लस। तो एक क्लोरीन यहां बचा, एक हाइड्रोजन वहां बचा, इसको हम लिखेंगे क्या, HCl। इसको हम कहते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या कहते हैं, मेथिल, सॉरी अल्कोहल नहीं, मेथिल क्लोराइड। गलती से मिस्टेक हो गया बच्चों, मेथिल क्लोराइड। और IUPAC नाम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, क्लोरोमेथेन। लिख दूं, चलिए लिख दिया, क्लोरोमेथेन। क्लोरोमेथेन भी से हम बोल सकते हैं। सब लोग अच्छे से अच्छा नोट करिए, अच्छी अच्छी नोट्स बनाइए, बस वही देख के जाना है और कुछ नहीं करना। और मैं आपको कई टिप्स आगे देने वाला हूं, पढ़ने कैसा है। सबसे पहले आप मेरे इसी चैनल पर देख सकते हैं बच्चों की, मैंने एक आपको बना के दिया है क्या, टाइम टेबल, उसे जाके देख लो कैसे पढ़ना है। सुबह कब उठना है, दोपहर में पढ़ने नहीं, आपको रात में पढ़ना है, शाम को पढ़ना है। एकदम समरी बनाया हूँ, 3-4 घंटे में फुल स्टडी तैयार करके देखो, बना कर देखो। फिर हम देखेंगे एथेनोइक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराते हैं तो क्या होगा। तो एथेनोइक अम्ल का पहले लिख दीजिए सूत्र, ये रहा आपका एथेनोइक अम्ल। फिर सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3। तो आपको पता है सोडियम कार्बोनेट अगर धातु कार्बोनेट, अब यहां पर सोडियम कार्बोनेट हो या फिर पोटेशियम कार्बोनेट हो,
तो सोडियम कार्बोनेट जब एथेनोइक अम्ल से अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएगा बेटा, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। तो करना कुछ नहीं है, इसके आगे लगाइए 2, सोडियम को उठा के हाइड्रोजन के पास लगा दो और हाइड्रोजन के यहां से दीजिए निकाल। तो कुछ करना नहीं है, बस सीधा सीधा यहां पर लिखिए CH3COO, यहां लग गया आपका Na प्लस। अब चूंकि बैलेंस करना है तो इसके आगे हमें लगाना पड़ेगा 2। क्लियर है इतना? अब यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार था आगे, 2, हाइड्रोजन के आगे 2 था तो 2 बार था। ये था कि नहीं बच्चों, 2 बार था। और यहां से एक ऑक्सीजन उठा के इसी हाइड्रोजन के अगर आप देंगे तो ये बन जाएगा H2O प्लस। फिर क्या बचा, अब चूंकि एक ऑक्सीजन निकल गया तो सीधा सीधा यहां बचा आपका CO2, और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका नाम क्या है जल्दी बोलिए, सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, हाँ एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्लियर, सोडियम एसीटेट। तो बढ़िया से लिखते चलिए, क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन में आगे है सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए, सजातीय श्रेणी पर टिप्पणी लिखिए। तो हमें पता है कि कार्बन यौगिकों में अभिक्रियात्मक समूह समान होते हैं। अगर किसी भी कार्बन यौगिक में अभिक्रियात्मक समूह समान हो तो मैं यहां उत्तर लिखते हुए चलूंगा, लिखेंगे यदि कार्बन यौगिकों में अभिक्रियात्मक समूह समान हो, अभिक्रियात्मक समूह समान हो तो वह सजातीय यौगिक कहलाते हैं, तो वह सजातीय यौगिक कहलाते हैं। अब आप सोच रहे हैं सर सजातीय श्रेणी की परिभाषा, तो हम आधा अधूरा काम क्यों करें, आपको स्पष्ट तरीके से क्लियर कराना है, समझाना है ना, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है और इसको लिखना भी वहां है ताकि एग्जामिनर समझ पाए कि इस विद्यार्थी ने पढ़ा है ढंग से। ठीक है ना? तो यदि कार्बन यौगिकों में अभिक्रियात्मक समूह समान हो तो वह सजातीय यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना? तो वह सजातीय यौगिक कहलाते हैं। इन्हीं सजातीय यौगिकों को उनके अणुभार के, हाँ जी, उनके अणुभार के कैसे लिखना है बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो वह श्रेणी, अब आप समझ गए होंगे बिल्कुल से कि अरे वाह सर जी मजा आ गया। तो वह श्रेणी की बात हुई थी ना कि सजातीय यौगिक की। लेकिन कैसे मैं आपको समझाता, इन्हीं सजातीय यौगिकों में परिभाषा इतनी करा सकता था कि सजातीय यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रख दिया जाए तो वह श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। लेकिन कम से कम क्लियर तो होना चाहिए ना कि हाँ क्या होती है सजातीय यौगिक वगैरह। अब इतना नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत तो हो ही जाएगी आपको। तो वह श्रेणी क्या कहलाएगी बच्चों, सजातीय श्रेणी। वह श्रेणी सजातीय श्रेणी कहलाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अच्छा ठीक है, सजातीय श्रेणी किसको कहेंगे बेटा, सजातीय यौगिकों के अणुभार के बढ़ते हुए क्रम को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए या रख दिया जाए तो। अच्छा एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, जैसे यहां पर लिख सकते हैं उदाहरण में CH3OH, फिर लिख देंगे CH3CH2OH, फिर लिख देंगे CH3CH2CH2OH। कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं ना। तो इसीलिए तो मैंने कहा कि आपको पीछे समझना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। तो यहां पर CH2 में थोड़ा सा ये गड़बड़ी हो गई थी, तो ये हो गया अपना CH2OH। क्लियर है? तो ये क्या है बच्चों, सजातीय यौगिक है। कैसे पता चला, क्योंकि इसमें अभिक्रियात्मक समूह समान है। देखो OH OH OH, अभिक्रियात्मक समूह क्या है, इनके समान है। क्लियर है इतना? तो OH OH OH
अभिक्रियात्मक समूह समान है, इसलिए इन यौगिकों को हम क्या कहेंगे? सजातीय यौगिक कहेंगे। इन सजातीय यौगिकों को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, और कैसे? अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में आपने व्यवस्थित कर दिया, इसलिए इन यौगिकों को आप क्या कहेंगे? इन श्रेणियों को आप क्या कहेंगे? जो व्यवस्थित किया है आपने, सजातीय श्रेणी कह देंगे। तो यहां पर CH3 है, एक कार्बन, इसमें दो कार्बन, इसमें दो तीन कार्बन, तो अणुभार इसका बढ़ ही जाएगा। अगर आप निकालेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। नाम में इनके लिख देंगे, तो यहां लिखेंगे मेथेनॉल, और दूसरे वाले के लिखेंगे तो एथेनॉल, तीसरे वाले का लिखेंगे तो मेथेट प्रो, 3 कार्बन तो प्रोपेनॉल। ये आप नाम लिखना चाहें तो नाम लिख सकते हैं। क्लियर है? नोट करते रहिए अच्छे से और आगे बढ़ते रहिए अच्छे से। फिर क्या है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर लिखिए, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। दोनों के अंतर को लिखना है और उदाहरण भी देना है दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संतृप्त। क्या लिखेंगे? संतृप्त। क्लियर? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? परिभाषित कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सुनाई दे रहा है सबको? माइक चेक, माइक चेक। ओके, सुनाई दे रहा है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया। अब यहां लिखेंगे यदि कार्बन की संयोजकता एकल बंध द्वारा, है ना, यदि कार्बन की संयोजकता एकल बंध द्वारा, यहां से लिखे एकल बंध द्वारा पूरी हो या संतुष्ट हो, लिख दें संतुष्ट हो, जोड़ा अच्छा लगेगा। एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो तो वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है इसको। हाँ, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इतना ठीक है। एग्जाम्पल लिखेंगे क्या? एग्जाम्पल क्या लिखो? CH3। इसमें क्या होगा? कार्बन के बीच में जो, पहली बात तो कार्बन एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े हैं, और दूसरी बात जितने भी इसमें कार्बन आपको दिख रहे हैं सब एकल बंध द्वारा इनकी संयोजकता क्या हो रही है? पूरी हो रही है। इनके स्ट्रक्चर को देखें अगर, वैसे इसका पहले नाम लिख देता हूं। इसका नाम है एथेन। क्या नाम है? एथेन। तो यहां पर क्या करेंगे? इसको ओपन अगर किया जाए तो आप इसको देख सकते हैं, ये कार्बन टू कार्बन, यहां पहले देखिए कार्बन एक दूसरे सिंगल बॉन्ड जुड़ा, और जितने भी हाइड्रोजन होंगे यहां पर सब क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड द्वारा ही जुड़ सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? सिंगल बॉन्ड बनाता है। ये हो गया आपका क्या? एथेन। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन, या फिर यदि हाइड्रोकार्बन या यदि कार्बन की संयोजकता एक बंध द्वारा संतुष्ट हो, है ना, एकल बंध द्वारा संतुष्ट हो, तो यहां एकल लिख दूं तो और अच्छा लगेगा। तो एकल बंध द्वारा क्या हो बच्चों? बंध द्वारा संतुष्ट हो तो वह हाइड्रोकार्बन संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और इसी तरह अगर असंतृप्त की लिखें, तो यहां लिखेंगे असंतृप्त। इसके लिए क्या करना होगा हमें? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कोई बात नहीं, जिसमें कार्बन की संयोजकताएं द्विबंध, है ना, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा संतुष्ट हो, वह असंतृप्त क्या होगा बच्चों? वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। राइट? हाइड्रोकार्बन कहलाता है।
ये हो गया अपना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा। एग्जांपल में क्या देंगे, एक लिख देता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया अपना एथीन। क्या हो गया, एथीन। तो यहां पर क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब कार्बन अपनी संयोजकताओं को डबल बॉन्ड के द्वारा पूरी कर रहा है। स्ट्रक्चर बनाए तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो गया। अब इससे दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो दोनों हाइड्रोजन को आप कुछ यू दिखा सकते हैं, कुछ यू दिखा सकते हैं। ये हो गया एथीन। इस बार बहुत स्पेशल स्पेशल क्लासेस में आपको दे रहा हूं बच्चों, इनको तैयार करके लिखते रहिए। विश्वास मानिए, जैसा मैंने आपसे कहा है एकदम वैसा होने वाला है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं, ग्लेशियम। तो इसको ग्लेशियल होना चाहिए था, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है क्वेश्चन में। ग्लेशियल राइट, ला है यहाँ पे, क्या है, ला है। ग्लेशियल क्या है, ग्लेशियल है। हमारे टाइपर साहब ने थोड़ी सी गलती कर दी है। ग्लेशियल, गलतियां तो मनुष्य का स्वभाव है बच्चों। ग्लेशियल, चलो हो गया। ग्लेशियल एसिटिक अम्ल क्या है, इसके दो रासायनिक गुण लिखिए। तो आप लिखेंगे क्या लिखेंगे, निर्जल एसिटिक अम्ल, निर्जल एसिटिक अम्ल 16.5 डिग्री सेल्सियस पर, 16.5 डिग्री सेल्सियस पर चमकदार, चमकदार क्रिस्टल देता है। क्या देता है, चमकदार क्रिस्टल देता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। हो गया हो गया हो गया, जम जाएगा। 16.5 डिग्री सेल्सियस पे एसिटिक एसिड आपका क्या होगा, जिसमें पानी मिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा बच्चों, जम जाएगा। जम जाएगा तो कैसे दिखेगा, चमकदार एकदम बर्फ के जैसे दिखेगा, ठीक है ना, जिसे हम लोग ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। इसके दो रासायनिक गुण लिखिए। तो दो रासायनिक गुण में सबसे ए वाला क्या हो सकता है, ए वाला तो अभी भी आप वही वाला कर लो, कौन सा, जो पीछे पढ़ के आए हो। ये रहा आपका एसिटिक एसिड, और इसको आप सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करा दो, एक तो ये हो जाएगा। पढ़े हो नहीं पढ़े हो, सच्ची सच्ची बताना। बिल्कुल पढ़ा है आपने। थोड़ा सा इसको ऊपर कर ले, थोड़ा सा ऊपर कर ले, हाँ, ताकि आपको दिखता रहे अच्छे से। अब आप रिएक्शन कराओगे तो क्या देगा, लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, दिख रहा है ना। तो यहां आपको क्या लिखना है, CH3COONA। याद करिए, याद करिए बच्चों, यहां हमने आगे 2 लगा दिया था, याद है। ये सोडियम आकर के हाइड्रोजन को निकाल दिया था, तो हाइड्रोजन इसके स्थान से हट गया था और सोडियम इसके स्थान को ले लिया था। और यहां पर हम लोग आगे क्या ले जाएंगे, 2, ताकि ये बैलेंस हो जाए। अब यहां से हाइड्रोजन निकला है कितनी बार, 2 बार। यहां से एक ऑक्सीजन निकालो कार्बोनेट से और उसी हाइड्रोजन को दे दो भाई, यह क्या बना देगा, जल। अब यहां एक ऑक्सीजन के निकलते ही क्या बनेगा, यहाँ पे CO2 क्या बनेगा, और CO2 क्या है, गैस है, भर्र से करके उड़ जाएगी। ठीक है, हो गया इतना। अब यहां पर क्या होगा, बी वाला क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं करना है, चाहो तो आप एथेनॉल वाला दे दो, नहीं तो इसमें भी आप सोडियम की अभिक्रिया करा दो। आपको पता है अम्ल है, भले ही दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये सक्रिय धातु है, और सक्रिय धातु दुर्बल अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो इसके आगे 2 लगा लो चुपके से, इसके आगे 2 लगा दो, किसी को पता ना चलने पाए। बस पता क्या चले कि सर पढ़ा रहे हैं, और इसको जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करने के बाद कमेंट भी किया करिए कि आपको कौन सी टॉपिक में ज्यादा मजा आया और कौन सा अध्याय आपको आगे पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि आप जितना कुछ बोलते हैं बताते हैं, वो हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है। और मैं ज्यादा थोड़ा सा मस्तियां नहीं करता हूँ ऐसी क्लासों में, कारण एक मुझे ऐसा लगता है कि मस्तियां करेंगे तो बच्चों का कंसंट्रेशन बिगड़ भी सकता है। पर अच्छी बात भी है, मस्तियां होना जरूरी है, करेंगे, लेकिन अभी एग्जाम है तो थोड़ा सा मैं सीरियस हूँ। आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हूँ बच्चों, बचा लो मुझे, बचा लो। तो कुछ करना नहीं बेटा, यहाँ पर सोडियम जाएगा, इस हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ बनेगा CH3COO, और यहाँ पर लगेगा Na, सेम 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 सेम। और यहाँ पर क्या होगा, आगे 2 लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, प्लस। अब आपको कुछ करना नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो गई, H के आगे 2 लगा है ना, हाइड्रोजन गैस यहां से निकल गई, हो गया। अच्छा, इन दोनों यौगिकों का नाम क्या है, सोडियम। इन दोनों यौगिकों का नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ सर जी क्लियर है। चलो
आगे बढ़ते बेटा। एथिल अल्कोहल के दो रासायनिक गुणधर्म लिखिए, है ना, और उसके समीकरण लिखना है, गुणधर्मों के समीकरण लिखना है। तो सबसे पहला नंबर 1, ये तो मैं बच्चों को बता बता के थक जाऊंगा, आज कुछ करना ही नहीं है, आपको करना ही नहीं है। यहां पर लिखेंगे CH3COOH और यहां पर लिखना है आपको C2H5OH। अब आप मुझे जरा ये बता दो, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड, है ना, ये क्या है एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल या एसिड, एसिटिक एसिड। और ये क्या है आपका एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। ओके, तो क्या होना है बच्चों, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हम लोग किससे करा रहे हैं, एसिटिक एसिड से। तो क्या बनेगा आपको पता है, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और ये एल्किल को वहां भेज देंगे हाइड्रोजन के पास में। तो यहां हम लिखेंगे क्या CH3COO और यहां लिख देंगे C2H5। दिखा सबको, CH3COO C2H5 प्लस, और क्या बच रहा है अपने पास H और OH। तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वाटर। समझ में आया। और बी नंबर में क्या है, अभी भी जब आपने रिएक्शन किया था कौन सा एसिटिक वाला, वैसे ही आप एथिल अल्कोहल वाला करिए। तो यहाँ लिखिए CH3CH2OH, ये आपका हो गया एथिल अल्कोहल। आप चाहे ऐसे लिख दीजिए चाहे ऐसे, क्योंकि 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन, तो 1 और 2, 1 और 1 2 और 3 और 2 5 हाइड्रोजन हो ही जाएंगे। और यहाँ पर क्या है, ये सोडियम कराया था ना भी आप एसिटिक एसिड का, हाँ। तो यहाँ पर आगे 2 लगा लीजिए, यहाँ पे आगे 2 लगा लीजिए। अब सोडियम को उठाइए, हाइड्रोजन के पास लगा दीजिए, हाइड्रोजन को वहां से हटा दीजिए। तो क्या बन जाएगा, ऐसे होके लिखते हैं, बच्चों को हमारे दिखना भी चाहिए। CH3CH2O और यहां पर हो जाएगा Na, बच्चों मतलब देश के बच्चे, भारत के भविष्य। और यहां हाइड्रोजन के आगे 2 लगा है, तो हाइड्रोजन गैस यहां से क्या कर दीजिए बच्चों, निकाल दीजिए। हो गया, तो 2 रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई। कोई दिक्कत, कोई समस्या। नाम क्या है उसका, सोडियम एथॉक्साइड। शुरू में कहीं मैंने लिखा है। चलिए नेक्स्ट, निम्न यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम, अब वही बात आ गई सामने। अगर आप कमेंट में बताते हो कि सर IUPAC की एक सेपरेट वीडियो बना के दीजिए, तो मैं बना के दे दूंगा। अभी क्या करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको जोड़ा है। जिन बच्चों को IUPAC आ रही है नहीं आ रही, वो अच्छे से इसको समझो। अगर आप कमेंट करते हो तो मैं एक सेपरेट वीडियो इसको बना के दे दूंगा। चलिए ओके डन। देखिए यहां पर क्या है, हम लोग को पता है कि ये हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह है ना, अभिक्रियात्मक समूह है या क्रियात्मक समूह है। तो इसके कार्बन को यहां काउंट करेंगे तो 1 और 1 2 कार्बन, तो इसको हम लिखेंगे एथेन। क्या लिखेंगे, एथेन। कर दिया, कार्बन क्या है 2 है तो एथेन। अब हमें पता है यहां पर ये COOH, चाहो तो आप कहो ये 1 नंबर पे है। अगर काउंटिंग करेंगे इसकी तो हम क्या लिखेंगे 1 और लिखेंगे 2, तो 1 और 2 ऐसे हो जाएगा। 1 नंबर पे COOH को एक बार मान लीजिए, तो ये हो जाएगा क्या, ओइक। क्या हो जाएगा बच्चों, ओइक। COOH के लिए क्या जोड़ते हैं हम सब, ओइक जोड़ते हैं। तो 1 ओइक अम्ल। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। लीजिए इसका हो गया। दूसरे में जाएंगे, इसका क्या है, इसका क्या है बच्चों, 1 कार्बन है ना, तो 1 कार्बन पे क्या होता है मेथेन, तो मेथेन लिख दिया। अब एक बार इसको क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप के भी रूप में देखेंगे। तो 1 नंबर पे आप चाहो तो इसको मानो अल। क्या लिख लो, अल। ध्यान देना ऑल होता है OH का। तो अगर इसको देखेंगे तो 1 नंबर पे है ये स्वयं, और 1 कार्बन भी है तो मेथेन लिख दिया। और 1 नंबर पे क्या है C मतलब CHO, तो अल एल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, तो अल होता है IUPAC, तो 1 अल हो जाएगा। ये हो गया आपका क्लियर। अब यहाँ आएंगे, अच्छे समझना होगा तो सेपरेट वीडियो बनाएंगे, है ना। इन बच्चों में थोड़ा सा बच्चों को पता होना चाहिए पहले से कि हाँ किसको क्या कहते हैं। वही बात यहाँ आ गई, 1 कार्बन है टोटल, तो 1 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, जल्दी से बोलो, मेथेन। तो लिख दिया मेथेन। अब COOH के लिए भी मैंने क्या बताया, ओइक अम्ल, तो और 1 नंबर पे है अगर, तो 1 लिखेंगे 1 ओइक अम्ल, तो 1 ओइक अम्ल। और एक बात समझ लीजिए बच्चों कि चाहो तो 1 लिखो, चाहे तो 1 ना लिखो, और इसको चाहो तो ऐड कर दो, लिखो मेथेनोइक अम्ल, राइट, मेथेनल, या फिर लिखेंगे एथेनोइक अम्ल। चाहो तो ऐड करके ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां पर भी टोटल 1 कार्बन है, तो यहां पहली बात तो लिखेंगे मेथेन, मेथेन, और सीधा सीधा OH के लिए क्या लगा देंगे यहाँ पे ऑल, तो मेथेनॉल। इस बार मैंने जोड़ दिया। अब आप इसको लिख सकते हैं मेथेन 1 ऑल। क्लियर, OH के लिए क्या होता है ऑल। यहाँ 2 कार्बन, तो क्या हो जाएगा एथेन। क्या हो जाएगा एथेन। और OH के लिए क्या होगा ऑल, तो मेथेनॉल, सॉरी एथेनॉल। हो गया क्लियर। अब ये क्या है आपका, ये है कीटोनिक ग्रुप। क्या है, CO कीटोनिक ग्रुप है। तो जिस ओर से ये पहले आए उधर से पहली बात तो काउंटिंग करिए, दोनों ओर से समान है, तो इधर कर लेते हैं 1 2,
ये 3 पे है, ये 4 और ये क्या हो गया 5। तो 5 कार्बन है तो यहां पर लिखो पेंटेन, क्या लिख दीजिए पेंटेन, लिख दिया। अब जरा बताओ कितने नंबर पे CO आया है आपका 3, तो यहां लिखो पेंटेन 3 ओन। कीटोन के लिए क्या लगाया जाता है बच्चों ओन। अब इसको चाहो तो ऐड करो 3 पेंटेनोन। ओके डन। यहां आएंगे तो जिस ओर से ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड अपना पहले से आता है उस ओर से गिनती की जाती है। तो यहां पर लिखेंगे 1 2 या फिर यहां 1 2 3 इतना हो गया। अब 1 नंबर पे क्या है आपका ट्रिपल बॉन्ड है तो पहले 3 कार्बन के नाम लिखियो, क्या है प्रोपेन। ओ एन नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, एन नहीं लगेगा, तो यहां लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे प्रोप। ओके। अब 1 नंबर पे क्या है ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का नाम क्या है आइन, क्या नाम है आइन, तो 1 आइन। तो ऐड करके लिखना चाहो क्या लिखेंगे 1 प्रोपाइन। हो गया। लास्ट में आएंगे यहां पर, तो चाहे जिस ओर से आप काउंटिंग करिए डबल बॉन्ड आपका क्या आएगा सेम नंबर पे है, तो 1 2 3 4 तो सेम कार्बन पे आएगा। तो 4 कार्बन पे होगा तो क्या होगा बच्चों ब्यूट, ब्यूट। और दूसरे नंबर पे क्या है इन, तो लिखेंगे ब्यूट 2 इन, क्या लिख देंगे ब्यूट 2 इन। क्लियर। पूरी दुनिया हिल जाती है ना, पूरी दुनिया हिल जाती है। नोट कर रहे हैं इसको, हाँ ओके नेक्स्ट। धन्यवाद, ओह माय गॉड धन्यवाद। तो ये रहा आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको आप जबरदस्ती करने वाले हो, अच्छे से करने वाले हो बच्चों, है ना। जब इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से करेंगे, समझेंगे बूझेंगे, समझेंगे बूझेंगे और उसके बाद फिर आके मुझे बताएंगे कि सर मजा आया, कितनी तैयारी और करनी चाहिए, कैसे तो क्या तैयारी करनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताता रहूंगा। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। नए नए वीडियो जितने भी आते रहेंगे हम आपको बताते रहेंगे, चैनल आपको बताता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।